हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये एनएलएम का है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए वो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ। एक तो आपको टेंशन फोर्स की समझ होनी चाहिए कि टेंशन फोर्स कैसा होता है, किस डायरेक्शन में लगता है और उसका कितना मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी समझ आपके पास इसकी होनी चाहिए एफ इक्वल टू एम ए की, जो कि ऑलरेडी होती है ना। और तीसरी समझ आपको होनी चाहिए सूडो फोर्स की, है ना। सूडो फोर्स कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। ये तीन चीज़ अगर आपको पता है तो ये वाली प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको इतनी ही थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, और मैं मान के चलता हूँ इतनी थ्योरी तो जो लोग जेई और नीट की तैयारी करते हैं उनको पता होती ही है। तो चलिए इसके सबसे पहले हम डायग्राम के बारे में बात करते हैं। तो ये दिया गया है कि इन द अरेंजमेंट, है ना, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर ब्लॉक ऑफ मास m 2 kg, ये जो मास है इसका 2 kg है, और लाइज ऑन ए वेज। वेज मतलब ये कैपिटल एम, ये ट्रायंगुलर वेज जिसको कहा जा रहा है, जिसका मास है 8 kg, है ना। द इनिशियल एक्सीलरेशन ऑफ वेज, वेज मतलब इसका एक्सीलरेशन चाहिए हमें। इफ द सरफेस आर स्मूथ, स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, और जहाँ जहाँ भी कॉन्टैक्ट सरफेस है वहाँ पर म्यू यानी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को जीरो मानते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि इस पर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ये नीचे आएगा तो टेंशन ऊपर, यहाँ टेंशन इधर, यहाँ क्योंकि टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द कनेक्टेड पॉइंट और कॉन्टैक्ट पॉइंट लगता है। ठीक है, और टेंशन कैसा है, इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये टेंशन है। तो नेट फोर्स इस पर किधर लग रहा है, इस वेज पर तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो ये इधर भागेगा। इसका एक्सीलरेशन मैंने कैपिटल ए कंसिडर कर लिया है। जब ये भागेगा, स्ट्रिंग ढीली होगी, लूज होगी, तो ये नीचे की तरफ भागेगा, तो इसका एक्सीलरेशन ए ले लिया ऑन वेज। वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सीलरेशन मैंने ए ले लिया। इतनी आपको ये इसका, है ना, एक इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ से अपन न्यूमेरिकल को शुरू करते हैं। बात कर रहा हूँ फॉर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ब्लॉक जो यहाँ पे है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए। तो ये आपके पास है एक ट्रायंगुलर वेज जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये तो मेरे पास ट्रायंगुलर वेज आ गया, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पर ये ब्लॉक रखा होगा और इसका 2 kg वेट है, मास है। और जब डेफिनेटली मास 2 kg है तो ये इसका वेट लग रहा होगा डाउनवर्ड mg लग रहा होगा, और एक mg का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, cos 60। एक इसी mg का कंपोनेंट इधर हो जाएगा sin थीटा, तो ये mg sin 60। ये मैंने कंपोनेंट को ब्रेक किया, और इसका अपोज करने के लिए ये वेज यानी जिसका मास कैपिटल एम है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। कांटेक्ट फोर्स के कारण उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, जो कि अलोंग mg cos थीटा होगी। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब ये ब्लॉक यहाँ रहेगा तो डेफिनेटली ये ए एक्सीलरेशन से इधर जा रहा होगा, तो डेफिनेटली ये फ्रेम मूव कर रही है, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसी फ्रेम है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो यहाँ न्यूटन्स लॉ एफ इक्वल टू एम ए नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फ्रेम भी मूव करती है उस पर न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हमें जो यूज करना होता है वो सूडो फोर्स लगता है। तो ये इधर तो इधर एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना। और उसका मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन कैसी होगी सूडो की, यानी अपोजिट टू द मोशन ऑफ फ्रेम। तो फ्रेम यानी वेज उधर जा रही है, जैसे कि बस में खड़े रहते हैं हम, तो बस आगे की तरफ चलती है तो हमें सूडो पीछे लगता है। यानी बस अगर एकदम चल गई, एक्सीलरेट हो गई, तो बस आगे की तरफ चल रही तो हम पीछे की तरफ धक्का महसूस करते हैं और कभी कभी गिर भी जाते हैं, गिरने की स्थिति में होते हैं। तो ये मान लीजिए बस है, तो बस पे ये ब्लॉक यानी आप है, तो जब ये बस इधर जा रही तो आपको धक्का किधर लगेगा, पीछे, यानी इसकी मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। जिधर फ्रेम जा रही है, जिधर फ्रेम एक्सीलरेट हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक फोर्स फील होगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका होगा मैग्नीट्यूड, तो मास तो आपका यानी ऑब्जेक्ट का होगा, तो वो स्मॉल ए हो गया। और एक्सीलरेशन उसका नहीं होगा, एक्सीलरेशन क्यों, वो तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, तो उसका तो कोई एक्सीलरेशन नहीं। लेकिन फ्रेम मूव करे तो एक्सीलरेशन, तो ये एक्सीलरेशन कहाँ जाएगा, ये उल्टा करके इस पे जोड़ दो। ये एक्सीलरेशन जो था जब ये इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आ गया, तो ये वाला एक्सीलरेशन कहाँ गया, तो ये इस पे आके ऐड हो गया। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम ए। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इसका जो सूडो फोर्स होगा वो कुछ ऐसे लग रहा होगा, सूडो फोर्स ऐसे लग रहा होगा, और मास है इसका 2 और एक्सीलरेशन है a।
तो ये सूडो फोर्स लगा है ना, जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं, है ना। ये चीज कहानी आ गई है। और ये वेज इधर भाग रहा है ए से, तो अभी तो वेज की आवश्यकता नहीं, तो मैं इसी की कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखता हूँ फॉर ब्लॉक। तो ये इसका एक्सेलरेशन मैंने ए माना, तो यहाँ लिख देता हूँ ए, है ना, ए इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किधर, along inclined plane, along inclined plane। तो inclined plane के along इसका एक्सेलरेशन कितना है, a है, ठीक है। तो अब यहां पर हम सूडो मैंने कंसिडर कर लिया, सूडो कंसिडर कर लिया तो मैं F इक्वल टू एम लगा सकता हूं, क्योंकि सूडो नहीं कंसिडर करा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम थी। अब जो सूडो कंसिडर कर लिया तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गई, इनर्शियल फ्रेम हो गई तो न्यूटन्स के लॉज वैलिड हो गए। चलो तो F इक्वल टू एम ए लगा देते हैं, तो एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाऊंगा मैं। एफ नेट कितना है इस डायरेक्शन में, मास इसका है 2, तो ये मैंने लिख दिया 2a, ठीक है। एफ नेट लिखिए यहाँ पे, एफ नेट एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड, एम जी साइन 60 डाउनवर्ड, और ये अगर 60 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये 2a का कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, ये 2a है, 2a का इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा, इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, सिंपल। तो मैंने लिख दिया 2a प्लस करके 2a cos 60। और कौन लग रहा है, और टेंशन लग रहा है, वो कैसा लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। तो यहाँ पे एक फोर्स टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है ना, और टेंशन हमेशा आवे लगता है, तो ये टी लग रहा है, तो ये माइनस टी मैंने लिख दिया, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 2a, एम की वैल्यू भी 2 है, जी साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 2a cos 60 की वैल्यू 1/2 माइनस टी। तो 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, तो नेट इक्वेशन मेरे पास मिल गई 2a g √3 प्लस a माइनस टी। तो ये पहली इक्वेशन मेरी बन चुकी है ना। इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने। ये वाली इक्वेशन जो थी ये किधर थी बताइए, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग थी इधर। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ले लीजिए, है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, आईपी, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये, और ये ब्लॉक है, तो इस लाइन के अलोंग कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो बैलेंस करना है आपको। तो वेज इस पे कितना लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गई, है ना। बट ये नॉर्मल रिएक्शन आने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात आपको समझनी होगी, ये 2a का ये वाला कंपोनेंट किधर होगा, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन रहेगी इधर, यस, और एक और भी कंपोनेंट आएगा, क्या आ जाएगा, 2a का कॉस कंपोनेंट, ये साइन कॉस कंपोनेंट तो इधर आ चुका था, ये मैंने लिखा कॉस कंपोनेंट, तो अब एक साइन कंपोनेंट बचा इधर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि नॉर्मल रिएक्शन के साथ साथ लगने वाला है 2 कैपिटल A, और ये साइन 60 आ जाएगा। ये इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगना शुरू होगा, नेट फोर्स, और ये किससे बैलेंस हो रहा है, इससे बैलेंस हो रहा है mg cos 60 से, और इधर हो गया mg cos 60 से बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं mg cos 60। तो नेट इक्वेशन मेरे पास आ जाती है n इक्वल टू 2a और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और ये आ गया 2g, मास ब्लॉक का तो 2 kg है ना, और ये 1/2, तो यहाँ से 2 से 2 से 2, तो यहाँ से n की वैल्यू फाइनली मेरे पास निकल के आ जाती है कि g माइनस कितना आ जाएगा, बस बोलिए a√3। ये जो इक्वेशन प्यारे दोस्तों मिल रही है आपको, ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो दो इक्वेशन हमने फ्रेम करी अभी तक, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ये दो इक्वेशन फ्रेम करना आपको आती है तो आपके लिए प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अब हम चलते हैं वेज की तरफ। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम बात कर रहे हैं वेज के बारे में। तो ये मैंने वेज ड्रॉ कर लिया है ना, ये मैंने वेज ड्रॉ कर लिया, ये 60 डिग्री है ना। अब इस पर ये ब्लॉक क्या चुप बैठने वाला, नहीं चुप नहीं बैठने वाला, ये भी इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन इसने लगाई थी, वो तो एन थी, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब किसी से आप चांटा मारते हो, किसी को जाते हो, तो डेफिनेटली वो भी आपको चांटा मार सकता है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन, भले छोटा हो, तो छोटा ब्लॉक है तो क्या दिक्कत है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ये आ जाएगा,
है ना, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, तो ये एंगल आपके पास बन जाएगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल 60 होता है, ये 30 होगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ब्लॉक वेज पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा n cos 30 डिग्री की। ठीक है, दूसरी और क्या चीज़ हो रही होगी इसके साथ, उसके साथ एक और घटना घट रही होगी कि ये एक टेंशन लग रहा होगा इधर ही, और एक टेंशन इधर भी लग रहा था इस टाइप का। तो एक ये वाला कंपोनेंट ले लीजिए, ये 60 डिग्री गिवन है ना। तो अभी मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि वो मैं दूसरे रेफरेंस में लूंगा। तो ये वाली कहानी आ गई आपको समझ में कि नेट फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो टी लग रहा है, एक n cos थीटा लग रहा है, और ये कितना एक्सीलरेशन डेवलप कर रही है इधर, कैपिटल A, है ना, ये कितना डेवलप कर रही है, कैपिटल A। यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर वेज, है ना। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वेज की बात कर रहा हूँ, जिसका एक्सीलरेशन कैपिटल A है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी F इक्वल टू ma लगा दीजिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वो कितना लगेगा, F कितना है इस डायरेक्शन में, एक तो टेंशन लग रहा है ना, प्लस अच्छा वो टेंशन हुआ। ठीक है, अब ये T इधर ही, और ये n cos 30 डिग्री, ये नेट फोर्स आया इक्वल टू ma कितना है 8a, तो ये लगा दिया मैंने। तो T ऐसा ही रखा, n √3/2 इक्वल टू a आ गया। ठीक है, T ऐसा ही रखा मैंने, प्लस n की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी, n की वैल्यू आप देखेंगे तो ये मेरे पास आ गई g-a√3 इस इक्वेशन से, सेकंड से। तो n इक्वल टू आ जाएगा अंदर, है ना। चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना, यहाँ से। तो एक ये इक्वेशन अभी इसको यहीं ऐसे रख दो, ये इक्वेशन तीनों एक साथ लिख देंगे, ज़्यादा बेस्ट क्लियर होगा। तीसरा और चौथी इक्वेशन वर्चुअल वर्क मेथड से मैं बना के बता देता हूँ आपको। देखो, तो ये यहाँ से एक टेंशन T लग रहा है ना, तो नेट टेंशन कितना लग रहा है, T प्लस T cos 60, ये वेज पर लगने वाला नेट टेंशन है, जो कि एक्सटर्नल टेंशन दिख रहा है मुझे, और इसका एक्सीलरेशन आ रहा है A जा रहा है। तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अरे एक्सीलरेशन भी इधर है, और टेंशन का एक ये कंपोनेंट T cos थीटा है, टेंशन तो ले सकता हूँ ना मैं इस डायरेक्शन में, है ना। ये नेट एक्सीलरेट करेगा कि नहीं करेगा वो बात अलग है ना, क्योंकि बट जो यहाँ पर टेंशन लग रहा है वो टेंशन मुझे कंसिडर, तो T cos 60 और T, तो ये दोनों इंटू A ये हुआ, तो ये वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। माइनस ये वाला टेंशन इधर लग रहा है, एक्सीलरेशन इसका इधर हो रहा है, तो माइनस T इंटू A हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये 3/2 कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a, है ना। तो एक ये तीसरी इक्वेशन मेरे पास बन चुकी है, तीसरी चौथी है वाट एवर जो भी होना चाहिए। तो पहली, ये दूसरी और ये तीसरी इक्वेशन, है ना, और ये चौथी इक्वेशन, 4 इक्वेशन मेरे पास है। इन्हीं 4 इक्वेशन को मैं आगे फर्दर सॉल्व करता हूँ। देखिए, तो चलिए आपके पास ये 3 इक्वेशन आ चुकी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 4 इक्वेशन है। तो इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ इस इक्वेशन में ये सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन ले लो, ये फोर्थ ले लो, और इसको फर्स्ट ले लो, या वाट एवर, जो तो यहाँ मैं नाम की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास इस इक्वेशन की बात करते हैं, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो टी रहने वाला, या इसको ऐड कर देते हैं हम, है ना, इस इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं पहले, ताकि ये टी एलिमिनेट हो जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको पहले n √3/2 प्लस टी इक्वल टू 8a आ गया। अब मैं इसको लिख रहा हूँ g√3 प्लस a माइनस टी इक्वल टू इस इक्वेशन को, है ना, इक्वल टू स्मॉल 2a, है ना। तो काटो इसको, क्या रट्टी से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा n √3/2 प्लस g√3 प्लस a इक्वल टू, ये आ जाएगा 8a प्लस 2a, है ना। तो ये उधर जाके माइनस कर दो, या ना भी करो, n की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, देखो, n इक्वल टू आपके पास आ रही है g-a√3, तो n की वैल्यू आ जाएगी g-a√3, और ये बाहर आ गया √3/2 प्लस g√3 प्लस a इक्वल टू 8a प्लस 2a। अगले सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट खोलो ओपन, तो ये आ गया g√3/2, ब्रैकेट खोला तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस √3 3, तो ये आ जाएगा 3a/2 प्लस ये आ गया g√3 प्लस a
इक्वल टू 8a प्लस 2a। सिंप्लीफाई कीजिए g√3, और यहाँ पर भी आपके पास आ रहा है g√3, है ना। ये वाली कहानी आपके पास आ गई। n के टर्म्स में मैंने लिखना है इसको। तो चलिए यहाँ इसको अब सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ g√3/2 और ये g√3 कितना हो गया 2g√3 और 3√3, तो इसको ऐड हो जाएगा ये 3√3g/2। इसको और इसको मैंने ऐड किया। अब इसको और इसको ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा। ये तो सिंपल -a, क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 3/2 - 2a, तो ये a चला गया तो -a/2 आ जाएगा। सिंपल देखिए, ये -3a/2 तो a/2 आया, तो इसका भी रोल खत्म। इक्वल टू आपके सामने आ रहा है 8a प्लस 2a की वैल्यू। तो 2a की वैल्यू यहाँ से कितनी है, ये वाली सामने ये इक्वेशन, तो 2a की वैल्यू है 3, ये आपके पास आ गया, है ना। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 3√3g/2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 और 3 11, तो 11a प्लस a/2। तो यहाँ से मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ कि 3√3/2 और ये कितना 11 दूनी 22 और 1 23, तो 23a/2, तो 2 से 2 कैंसिल। और फाइनली मैं इस चीज़ को नीचे लिखना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई 3√3j/23, है ना। तो ये कैपिटल ए की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब कैपिटल ए की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट, तो ये स्मॉल ए की वैल्यू भी आ जाएगी। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 इंटू कैपिटल ए। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3√3/23, तो नथिंग बट ये आ जाएगी, है ना। और साथ में जी भी आ रहा है, तो ये आ जाएगी 3×3=9√3g/46। ये कितना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये स्मॉल वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ रहा है ना। और ये वाला वेज का एक्सीलरेशन आ रहा है, बड़े ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ रहा है। तो अभी अपन मैच कर लेते हैं इसको। तो यहाँ देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है 3√3/g, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ जी पूछा गया है ना आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंपल जी पूछा गया है, ए पूछा गया। तो ये मैंने ए कैलकुलेट कर दिया है ना, ये वाला एक मैंने कैलकुलेट कर दिया है। लेकिन मैंने स्मॉल ए भी कैलकुलेट करके बता दिया। हो सकता है कि वो इसमें क्या पूछ दे, नॉर्मल रिएक्शन भी पूछी जा सके। तो टेंशन की एक इक्वेशन उठा लेना कोई सी भी, है ना। टेंशन की एक इक्वेशन उठा लेना, ये वाले टेंशन की एक इक्वेशन उठा ली मैंने। तो टेंशन निकालना पूछ सकता है ना, स्ट्रिंग में कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, g√3 पता है, ए निकाल लिया है, ये स्मॉल ए निकाल लिया, तो टेंशन यहाँ से निकल जाएगा। तो टेंशन भी कुछ न कुछ है। जब टेंशन निकल के आ जाएगा तो टेंशन भी आ गया, कैपिटल ए पता है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी आपके पास। तो सारे पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, कैपिटल ए, स्मॉल ए, इतने चारों पैरामीटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपका नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन कितना आ रहा है आप जस्ट कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।